जबरदस्त वापसी भी हुई थी। आप देखिए, आप अभी आपने कहा था कि मोदी जी सामने कौन है। अरे भाई, सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। जब कोर्ट से अयोग्य हो गया राहुल गांधी, तो फिर जनता के बीच योग्य कैसे वो बनेंगे? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत है? और अभी सबसे पहले ये बताइए, उनको सलाह क्या देंगे आप? हम कौन होते हैं उनकी काबिलियत का जजमेंट? आप लोग न्यूज रूम में 10 जनपद पे जा जाके आप सलाह दे रहे थे प्रशांत जी। मुझे जो कोई भी बुलाएगा मैं उसको सलाह देने के लिए जाऊंगा, अगर मेरी इच्छा होगी तो। उस पर तो कोई रोक नहीं है। राहुल जी को अभी क्या करना चाहिए? राहुल जी को क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कर रही है उससे उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है कि कांग्रेस को ये समझ में ही, ज्यादातर लोग कांग्रेस में क्लूलेस हैं कि उनकी लड़ाई है किससे और किस बात से लड़ाई है। उनकी जिससे लड़ाई है, जब तक आपने जो ठीक कहा, मैंने पहले हर अपने वक्तव्यों में बताया है कि जब तक आप विचारधारा के आधार पर हिंदुत्व का कोई काउंटर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक राष्ट्रवाद को आप अपना स्टैंड उस पर जनता को कन्विंस नहीं करेंगे और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं देंगे, तब तक आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और ट्विटर से ट्वीट करने से, लोग ट्वीट करते हैं और ट्वीट की बड़ी चर्चा होती है कि कोई ट्रोल कर रहा है, किसकी कितनी लाइक्स हुई, कितना उनका ट्रैक्शन है। भाई, पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, उसमें मुश्किल से 3 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं। तो 3 करोड़ लोग अगर पूरे ही जो ट्विटर पे हैं आपके साथ जुड़ जाएं, तो भी तो आप 2% वोट हुआ। तो ट्विटर पे बैठ के तो आप कोई लड़ाई नहीं जीती। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फायदा हुआ है क्या राहुल गांधी को? अब फायदा हुआ है कि नहीं, ये तो आगे चुनाव में दिखेगा। देखिए, राजनीतिक दल होने, अभी 3 चुनाव हुए, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के, तीनों हार गई। वो ये कह सकते हैं कि हम वहां नहीं गए थे। राजनीतिक दल होने के नाते आपका फायदा नुकसान, आप जो कर रहे हैं उसका समर्थन है नहीं है, वो सही है गलत है, उसका फाइनल पैमाना क्या है? जनता का समर्थन। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता को नापने के लिए हम लोग को कर्नाटक का इलेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में वो चले भी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, विपक्ष की स्थिति में है, भाजपा की वहां सरकार है। तो अगर वहां पर वो परिवर्तन होता दिखेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ हुआ। और अगर किसी वजह से मान लो कांग्रेस वहां हारती है, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यात्रा का कोई राजनीतिक फायदा नहीं। उसी कर्नाटक में इन्होंने ये बयान दिया था कि क्या तो सारे मोदी चोर हैं वाला, जिस पर माफी नहीं मांगी। उसी कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान है। सुनिए, ये बेकार की बात है। इस तरह के टीका टिप्पणी राजनीति में, भाषणों में नेता करते रहते हैं। मोदी जी ने भी किया होगा, भाजपा के नेता करते रहते हैं। इससे बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग होता है, लेकिन फिर लोग माफी मांग लेते। केजरीवाल जी ने भी नितिन गडकरी को लेकर, बाकी लोगों को लेकर, क्या उन्होंने माफी मांग ली? खुद इन्होंने भी चौकीदार चोर है वाले मामले में माफी मांगी। देखिए, कोई माफी मांगे न मांगे ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मेरा जो लार्जर पॉइंट है कि राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी, ऐसे बातों का चुनाव के दौरान लोगों के मुंह से निकल जाना, ये सामान्य प्रक्रिया है। जो वक्त तो मुंह से निकल गए तो गलती मान के माफी मांग लेते ना, उन्होंने माफी मांगी। आप लोग क्यों घबराए? इसी वजह से तो उनको कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया ना। जानकार मान रहे हैं कि माफी मांग लेते, जानकार मान रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, उनको सजा नहीं होती। अरे जैसे आप जानकार हैं वैसे और भी जानकार हैं राजनीति के। अब अकेले प्रशांत किशोर तो जानकार है नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं मैं जानकार हूं ही नहीं, आप जबरदस्ती मुझे जानकार बना रही हैं। आप लोग क्यों उनसे अगर वो आदमी कह रहे हैं कि भाई मुझे माफी नहीं मांगनी है, मुझे बेल बॉन्ड नहीं भरना है, मुझे जेल जाना, आप जबरदस्ती कह रहे बेल बॉन्ड भर, तो वो कहाँ कह रहे हैं जेल जाना है? वो जो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगने दीजिए, उनकी चिंता है, आप क्यों घबरा रहे हो? तो फिर इसमें बीजेपी कहाँ आ गई? कोर्ट फैसला दे, बीजेपी दोषी हो गई। यहाँ आ गई कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के पास ये विकल्प था कि कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी अगले दिन तुरंत फुरत में आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते थे। ये उनके हाथ में था क्योंकि अध्यक्ष उनका है, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर कोर्ट ने फिर निर्णय दे दिया उनके खिलाफ, तो स्वाभाविक तौर पे वो बीजेपी को क्या करना हो, तो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। सूरत से कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद इनके जितने भी वकील थे उन्होंने तुरंत तो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं, इतने आराम से ये लोग हो गए। अब कोर्ट के मामले में तो निर्णय है ना, इसके लिए आप क्यों घबराहट में हैं? घबराहट की बात नहीं है। तो जब बीजेपी यही कह रही है कि ऊपरी अदालत में चले गए होते, आप पवन खेड़ा के मामले में तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए, राहुल गांधी के मामले में पॉलिटिक्स करनी है कांग्रेस को। मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं कि जो मैं बाहर से देख समझ पा रहा हूं, इतना ही मैं बता सकता हूं कि जो राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है, अगर कोर्ट ने अपने विवेक में कोई निर्णय लिया भी है तो सरकार को दिल अपना बड़ा रखना चाहिए, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। लोअर कोर्ट ने निर्णय लिया है, कई मामलों में हम लोगों ने देखा है जो लोअर कोर्ट ने निर्णय लिया है ऊपरी अदालतें उसको बदल देती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस
सक्षम है। अगर उनको वकील रखना है तो उसको आपको हमसे थोड़ी ना पूछना पड़ेगा। आपकी बातों से एक और बात मुझे समझ में आई। आपने कहा कि वो जेल जाना चाहते हैं, वो बेल बॉन्ड नहीं भरना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई बीजेपी कह रही है कि नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं राहुल गांधी। भाई आप जबरदस्ती अपना शब्द मेरे मुंह मत डालिए। आप ही ने कहा अभी कि जेल जाना चाहते हैं राहुल गांधी। जेल जाना चाहता है, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति जेल जाना चाहता है और वो कहता है मुझे बेल बॉन्ड नहीं भरना है, तो वो उसका निर्णय है। आप क्यों उसमें परेशान हो रहे हैं? आप ये सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को? कोई सलाह नहीं। मैं कौन होता हूँ सलाह देने? राहुल गांधी ने मेरे सलाह मांगी और मैं बिना मांगी सलाह किसी को देता नहीं हूँ। मुझे अपने यूपी में बाकी भी कई जगहों पर आपने सलाह दी ही है, इस वजह से जब आप सलाह मांगिएगा तो मैं सलाह दूंगा। अभी क्या सलाह देंगे उनको? मुझे मेरे से पसोपेश में है कांग्रेस पार्टी। बसोपेश में है, ये आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे क्या मालूम। मेरे से तो सलाह उन्होंने मांगी नहीं है। मैं क्यों बिन मांगी सलाह जबरदस्ती दूं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात। मुझे अपना खुद का काम करने को नहीं है कि मैं सबको सलाह देता फिरूं। जो लोग सलाह मांगते हैं, जो मेरा अपना विवेक, भगवान ने मुझे जो बुद्धि शक्ति दी है, मैं उस समय अपने भविष्य क्या दिख रहा है राहुल गांधी का? अब मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी ना हूँ। मोदी जी के सामने राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं 24 में? भाई अभी 24 में तो वही है, दूसरा तो कोई विपक्ष का बड़ा नेता मुझे दिख नहीं रहा है जिसको सब लोग मान रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में हैं, दक्षिण में केसीआर हैं। सब आपको पता ही है। फिर आप बताइए, मैं पूछ रही हूँ कौन नेतृत्व करेगा विपक्ष का? उसकी जरूरत ही नहीं है नेतृत्व करने की। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी नेतृत्व करे, जब तक आप विचारधारा के आधार पर भाजपा को चुनौती नहीं देंगे, जब तक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करेंगे, जब तक लाभार्थियों के लिए बेहतर वेलफेयरिज्म मॉडल नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप भाजपा को हराना आपके लिए मुश्किल है। आज की भाजपा को, चेहरा चाहे कोई भी हो। लेकिन दिखता तो नहीं है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आएगा। इतनी घबराहट क्यों है इस देश में? लोगों ने, पार्टियों ने, नेताओं ने 10 साल 15 साल शासन किया है। ये डेली का न्यूज बुलेटिन थोड़ी है कि 9 बजे उसको नया न्यूज लेकर ही आना है। अगर 10 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, 15 साल लोग रहे हैं देश में प्रधानमंत्री, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप सीधे शब्दों में कह दीजिए ना कि 24 में फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों कह दूं? क्योंकि 3 उनके मुद्दे हैं, आज तक नहीं चाहता है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10 साल हो जाएंगे, उसके आगे भी हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे शब्दों को अपने हिसाब से अमित शाह जी की ओर से कहा गया है मैं आपको कि 24 में वो आ रहे हैं, किसी को कोई शक और शुबा इसमें नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता हैं तो क्या कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूं? बंगाल में अमित शाह जी ने क्या कहा था? आप लोगों ने चैनल पे क्या चलाया कि मुझे 200 सीट आ रहा है? अभी कभी आपकी हिम्मत पड़ी है पूछने की आज तक कि अमित शाह से कि आपने कहा था 200 सीट, आपको कितना सीट आया? पूछा गया था कई बार उनसे। क्या बोला बता दीजिए, वो भी दर्शकों को बता दीजिए क्या बोला। तो अमित शाह हो या प्रशांत किशोर हो, चित्रा त्रिपाठी हो या कोई सेफोलॉजिस्ट हो, या आपके हिसाब से बहुत देश में जो जानकार हैं, किसी को चुनाव परिणामों की सटीक जानकारी 100% नहीं होती है। इस बात को आप समझिए। आप एट बेस्ट इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती है। आप इन्फॉर्म्ड गेस करते हैं, कई बार वो सही होता है, कुछ समय वो गलत भी हो सकता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना जमीन पर रहेंगे, उतना आपका इन्फॉर्म्ड गेस सही होने की संभावना है। कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 24 का चुनाव अभी साल भर बाकी है। आप लोग को हेडलाइन बनाना है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी को कोई हरा नहीं। 330 दिन बाकी हैं और 330 दिन किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़े नहीं होते। प्रशांत जी, आप भी जानते हैं 300 कैसे नहीं बड़े होते हैं। आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं। उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है। ममता बनर्जी को 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी, इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना। आप ही की बातों को